तो ये सेकंड पार्ट है इकोनॉमिक्स का। हम स्टार्ट करेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से और ट्राई करेंगे इसको फिनिश करने के लिए। पहला लेक्चर आ चुका है इसका, इकोनॉमिक्स का, और इसकी पूरी एक सीरीज़ है मेंस 365 के नाम से। तो हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में ग्लोबल एमपीआई जो है अनमास्क कर रहा है डिस्पैरिटी जो एथनिक, कास्ट, जेंडर है। रिसेंटली रिलीज हुई है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। ये एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव दोनों ने रिलीज़ करा है इसको। तो नेशनल एमपीआई जो है इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो बेसलाइन रिपोर्ट और डैशबोर्ड है वो रिलीज़ करा गया था नीति आयोग। कोलैबोरेट करता है ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इसकी की फाइंडिंग की बात करें तो नेशनल एमपीआई जो है 0.118 है, विद रूरल एमपीआई 1.155 है। अर्बन एमपीआई का है 0.04 एमपीआई जो रेंज करता है 0 to 1 करता है, और जो हाई वैल्यू है वो हायर पॉवर्टी इम्प्लाई करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो हाउस होल्ड लेवल डिप्रीवेशन वो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स पे देखता है। हाउस होल्ड डिप्राइव जो होता है हेल्दी न्यूट्रिशन लेवल जो है 37.6% का आता है। हाउस होल्ड डिप्राइव जो होता है 6 ईयर्स का होता है, स्कूलिंग का 13.9% का रहता है। हाउस होल्ड जिसमें अनइम्प्रूव्ड और नो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं तो 52% रहता है यहाँ पे। हाईलाइट की बात करते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 2021 का। यहाँ पे ये एग्जामिन करता है इनइक्वालिटीज़ जो कि है विद द लाइन्स ऑफ एथनिसिटी, कास्ट, जेंडर। यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल ग्लोबली भी देखा जाता है। ये जो डिस्पैरिटी है ये एक जो रेट होगी बाय कोविड-19 ये बड़ी है, मतलब कोविड-19 के बाद सभी को पता है। और ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्लोबल एमपीआई है जो डिसअग्रीड हो गया है बाय एथनिसिटी और रेस, जिसमें 40 कंट्रीज जिसमें अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जो कास्ट है इंडिया का, और जो जेंडर ऑफ द हाउस होल्ड हेल्थ है 108 कंट्रीज। इसके अलावा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ग्लोबल फाइंडिंग की बात करते हैं। जेंडर फाइंडिंग में 2/3 जो है मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल है, और यहाँ पे 836 मिलियन जो लोग हैं जो हाउस होल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे गर्ल नहीं है, वुमेन नहीं है, उन्हें कंप्लीट करा है एटलीस्ट 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। इसके अलावा यहाँ पे 1 in 6 मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल जो है वो रह रही है फीमेल हेडेड हाउस होल्ड की तरफ। ये इंडिकेशन दिखाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो पॉजिटिवली एसोसिएट है रेट ऑफ इंटीमेट पार्टनर वायलेंस जो अगेंस्ट होता है वुमेन और गर्ल्स के। इंडिया में स्पेसिफिक फाइंडिंग की बात करें तो ये यहाँ पे 12% जो पॉपुलेशन है 162 मिलियन पे लोग रह रहे हैं, और ये बेसिकली फीमेल हेडेड हाउस होल्ड होते हैं। रेस और कास्ट फाइंडिंग की बात करें तो नियरली 128 मिलियन पीपल जो है एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसमें 70% या उससे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो ग्रुप की मल्टी डायमेंशनल पुअर है। इंडिजीनियस पीपल जो है बहुत ही पुअर रेस्ट लोग हैं जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में रहते हैं। 5 out of 6 मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल जो है वो इंडिया से है, और वो लोअर ट्राइब्स या कास्ट से आते हैं। एसटी ग्रुप अकाउंट जो है 9.4 की पॉपुलेशन पे है जो कि पुअरेस्ट है। 65 मिलियन जो है 129 मिलियन जो है 65 मिलियन ऑफ 129 मिलियन पीपल जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रह रहे हैं। एसटी ग्रुप जो है एससी ग्रुप जिसमें 33% जो है इसका परसेंटेज जो कि है आपका 94 मिलियन आउट ऑफ 283 मिलियन पीपल, वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रह रहे हैं। 27.2% जो ओबीसी के हैं वो 160 मिलियन का जो आउट ऑफ 588 मिलियन लोग रह रहे हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर रह रहे हैं। इसके अलावा कोविड-19 की जो फाइंडिंग है इसमें ये बात करता है एमरजेंसी सोशल प्रोटेक्शन कवरेज जो है लेस प्रेवलेंट है हायर एमपी आई कंट्रीज़ में। परसेंटेज जो एम्प्लॉयड है नॉन वेज वर्कर्स में वो पर्टिकुलरली हाई है हाई एमपीआई कंट्रीज़ में। परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड जिसमें चिल्ड्रंस ने स्टॉप कर दिया पार्टिसिपेटिंग इन फॉर्मल एजुकेशन
पैंडेमिक के टाइम पे वो लार्जर है हायर एमपीआई कंट्रीज़ में। जो रिलेशनशिप है एमपीआई वैल्यू और जो एडिशनल डिप्रीविएशन है, ये सोशो इकोनॉमिक रिस्क है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, और कुछ हायर एमपीआई कंट्री जो है डिफाइन करती है इस पैटर्न को। ठीक है, अब बात करते हैं वाई कास्ट सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर पुअर्टी एंड अदर वेलफेयर आउटकम्स। तो इसमें लैक ऑफ एजुकेशन ऑक्यूपेशन है, दोनों में जो रिचुअल सिग्निफिकेंस है वो प्रिजर्व करता है अपर कास्ट को। दलित जो यूजुअली इलिटरेट होते हैं, लैंडलेस होते हैं, उनका काम यही होता है इम्प्योर, उनका माइंडसेट ये है कि वो इम्प्योर है, और ऑक्यूपेशन जो है वो जनरेशन जनरेशन चलती रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे कंटिन्यूड डिस्क्रिमिनेशन है, जो कुछ सर्वे दिखाता है, जो उसमें मेंशन नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके अलावा इंगेज इन कैजुअल लेबर, ये आपका लेबर मार्केट जो है दलित उसमें मेनली जो है कैजुअल लेबर में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेनिफिट की बात करें जो मेजर करता है एमपीआई, तो इंडिकेशन जो है क्लोज रिलेशन है एसडीजी गोल्स का, पर्टिकुलरली इसका टारगेट 1.2 का है ऑफ 2030 एजेंडा, जो स्पेसिफिकली हाउसेस एड्रेस करता है पॉवर्टी इन ऑल डायमेंशन। ये इनेबल करता है एनालिसिस कंपैरेटिव रिलेटिव परफॉर्मेंस जितने भी स्टेट यूटी है और डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में। ये हेल्प करता है एविडेंस लेड पॉलिसी में, डिज़ाइन प्रोग्राम में जो फोकस करता है इंटरवेंशन पे, रिड्यूस करता है पॉवर्टी को। ये आपका फंडिंग करता है स्टेट पॉलिसीज़ का, प्रोग्राम्स का जो फोर फ्रंट पर रहते हैं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी और सोशल प्रोटेक्शन। इसके अलावा ये स्ट्रेंथन करता है फेडरल स्ट्रक्चर जो इंडिया का रहता है, इन्वॉल्व करता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करता है इंटरवेंशन और स्कीम्स का। और यहाँ पे एम्पावर करता है पॉलिसी मेकर्स और लोकल ऑफिशियल जो कॉम्प्लेक्स करते हैं, स्केल अप करते हैं बड़ी सारी चीज़ों को, एनहांस करते हैं इंडियाज़ कैपेसिटी टू रिड्यूस पॉवर्टी। जो कंट्री है वो बिल्डअप करते हैं एज अ स्ट्रॉन्गर फॉर इफेक्ट्स ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक। इसके अलावा सर्व एज अ पब्लिक पॉलिसी टूल, यहाँ पे ये इन्फॉर्म पब्लिक डायलॉग बनाते हैं अक्रॉस रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स, जिसमें सिविल सोसाइटीज़ रहती है, रिसर्च कम्युनिटी रहती है, बिजनेस रहती है, बड़ी सारी चीज़ें रहती हैं। लिमिटेशन भी इसकी बहुत है, ये इंडिकेटर्स जो रिफ्लेक्ट नहीं करता कैपेबिलिटी, रिफ्लेक्ट नहीं करता, बट इंस्टेंट ये रिफ्लेक्ट करता है आउटपुट्स, जैसे स्कूलिंग हो गया, इनपुट्स हो गया, कुकिंग फ्यूल हो गया। ये हेल्थ डायमेंशन जो इंडिकेटर्स है ये कंसिस्टेंट नहीं रहते, कलेक्ट करते हैं सारे अक्रॉस कंट्रीज़। जो आउटलुक है इसमें कुछ ग्रुप्स आते हैं। इसके अलावा इंट्रा हाउस होल्ड इनइक्वालिटी जो है सीवियर है, बट ये कैप्चर नहीं करती इसको। एमपीआई जो बियॉन्ड जाता है, हेड काउंट रेशो के बियॉन्ड जाता है, इसमें इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी जाता है, ये मेजर नहीं करता इनइक्वालिटी अमंग द पुअर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, जल जीवन मिशन है, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम सहज बिजली हर घर योजना है, जनधन योजना है, पीएम उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत, इसमें दो कॉम्पोनेंट है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, पीएमजे, राइट टू एजुकेशन जो है समग्र शिक्षा अभियान जो है इसके अंडर आता है। और इसके अलावा नरेगा है, ये स्कीम जो है आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका फिजिकल पॉलिसी एंड रिलेटेड न्यूज़, ये इम्पॉर्टेंट स्टेट फाइनेंस की बात करता है। आरबीआई ने रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है स्टेट फाइनेंस। तो स्टेट फाइनेंस जो बजट 2021 से लेकर 22 का है, इसका थीम है कोपिंग विद द पैंडमिक, ये थर्ड टायर डायमेंशन है। ये हाईलाइट करता है 2021 और 22 का जो स्टेट है कि वो बजट को कंसोलिडेट करे, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट को। जो जीडीपी रेशो है वो 3.7% पर रहता है, इम्प्रूवमेंट जो होनी चाहिए 4.7% पर रहता है रिवाइज एस्टिमेट का। ये कंबाइन करता है डेप्ट टू जीडीपी रेशो जो स्टेट का 31% रहता है एट द एंड ऑफ मार्च 2021। ये हायर रहता है दैन द टारगेट ऑफ 20% जो एड्रेस अचीव कर सकता है 2022-23 का। और रिकमेंडेशन जो है एफआरबीएम का रहता है यहाँ पे रिव्यू कमेटी का। रेशो जो है इंटरेस्ट पेमेंट जो रिवेन्यू रिसिप्ट का देखता है वो इंक्रीज़ करता है रिसेंट ईयर में। इसके अलावा ये इंडिकेट करता है इरोजन ऑफ डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। मार्केट बोरिंग यहाँ पे देखता है लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट जो है आउटस्टैंडिंग डेप्थ का है, ये एक्सपेक्ट है कि 63% जो है यहाँ पे एंड रहे। इसके अलावा जो शेयर्स हैं नेशनल सेविंग स्मॉल सेविंग फंड जो है, लोन्स है जो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जो पब्लिक अकाउंट है अंडरटेकिंग जो है यहाँ पे डिक्लाइन हो गया ओवर द ईयर्स। जो कहने वाले हैं यहाँ पे जो शेयर्स हैं नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के या लोन्स फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
या पब्लिक अकाउंट्स, टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो स्टेट के हैं वो डिक्लाइन हो चुके हैं। जो थर्ड टायर गवर्नमेंट है वो एक फोर फ्रंट रोल प्ले करती है कॉम्बैटिंग पैंडमिक। ये इम्प्लीमेंट करते हैं कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी, हेल्थ केयर, क्वारंटीन और बड़े सारी फैसिलिटीज़ जो कि उनके फाइनेंसेस देखती हैं और उनके स्ट्रेन के अंडर आती है। ये एस्टिमेट करते हैं कि लोकल अथॉरिटी जो है लूज़ करेंगे अराउंड 15 to 25% रेवेन्यूज़ 2021 का, जो कि मेंटेनेंस के लिए होंगे करंट लेवल्स पे या सर्विस डिलीवरी डिफ़िकल्ट बनाएंगे। वाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट फाइनेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पहला है कैपिटल स्पेंडिंग जो है, यहाँ पे 2/3 जो है कैपिटल इंडिया का जो पब्लिक कैपेक्स है वो स्टेट से आता है। हाईएस्ट डिसेंट्रलाइजेशन होती है कैपिटल स्पेंडिंग की ग्लोबली। और आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें, सो स्टेट्स एम्प्लॉय कर रही है 5 या उससे ज़्यादा टाइम्स मोर पीपल दैन द सेंटर। फर्दर इन हाई मार्केट बोरिंग जो स्टेट्स का है उनका सीरियस इम्प्लीकेशन है इंटरेस्ट रेट पे, जिन्हें चार्ज करा है इकॉनमी में। जो अवेलेबिलिटी है फंड्स की, बिजनेस की, कि वो इन्वेस्ट करे कोई नई फैक्ट्रीज़ में, और जो एबिलिटी है प्राइवेट सेक्टर की कि एम्प्लॉय करें नए लेबर्स की। इसके अलावा इम्पैक्ट जो है नेशनल इकोनॉमी में, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेट्स जो है ग्रेटर रोल प्ले करती हैं डिटरमाइनिंग जीडीपी, इंडिया जीडीपी, विच इज़ वेरी क्रूशल कि वो समझे कि स्पेंडिंग पैटर्न है क्या। फॉर एग्जांपल जो कंबाइन एक्सपेंडिचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं साल टू साल, वो इम्पोर्टेंट रहते हैं और ये ला सकते हैं इंडिया की जीडीपी को कम। तो ये भी एक कंसर्न है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें तो ये बेसिकली स्टेट करता है कि स्टेबिलिटी ये बोलता है कि ये डिफ़िकल्ट है कि रेस करे रेवेन्यूज़, राइजिंग माउंटेन हो रहा है यहाँ पे, डेप्थ का मतलब डेप्थ बहुत बढ़ रहा है और इसकी वजह से एक विशियस सर्कल स्टार्ट हो सकता है जहाँ पे स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादा पैसे देने पर लग जाएंगे और इसकी वजह से इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो स्पेंडिंग में जाएगा ऑन क्रिएटिंग न्यू एसेट दैट प्रोवाइड बेटर एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर फॉर द रेजिडेंट। यहाँ पे ये दिक्कत ये है कि डिफ़िकल्टीज बढ़ जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन डेप्थ बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से डेप्थ टू जीडीपी बढ़ेगा। एक विशेष साइकिल है जहाँ पे स्टेट जो है बहुत ज़्यादा पैसा देने पड़ेगी इंटरेस्ट पेमेंट पे इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन या ऐसा कुछ क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट जो कि बेनिफिशियल हो रेजिडेंट के लिए। की ट्रेंड्स जो है स्टेट फाइनेंस में इसमें इंक्रीज़ आया फिस्कल डेफिसिट में, जहाँ पे स्टेट जिसका फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज़ हुआ है 2.9% से जीडीपी के इन 2019-2020 टू 4.1% जीडीपी का 2020 से 21 का बाई 2.25 लाख करोड़। इसके अलावा यहाँ पे पब्लिक डेट जो है वो भी बढ़ रहा है। एट द एंड ऑफ 2021-2022 एग्रीगेट पब्लिक डेब्ट जो है वो एस्टिमेट करा गया 25.1% जीडीपी का, एक सिग्निफिकेंट राइज है 17.2% जीडीपी का 2011-12 के कंपैरेटिव। इसके अलावा ओन टैक्स रेवेन्यू जो है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इसके अलावा जो स्टेट की खुद की जो रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू है वो एस्टिमेट है कि वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जिसमें 45% टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट आता है स्टेट से जो कलेक्ट हुआ है 2021 से 22 तक का, और ये एस्टिमेट करा गया 6.7% GSDP। इसके अलावा लो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन इंडिया में सिग्निफिकेंटली लोअर है एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज़, 0.2% जीडीपी का। जो 15 फाइनेंशियल कमीशन ने हाईलाइट करा है फैक्टर्स जो अंडर वैल्यूएट करते हैं प्रॉपर्टी को, इनकम, प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड्स को, और इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर लो पॉवर्टी टैक्स रेवेन्यू। इसके अलावा यहाँ पे टर्न अराउंड जो है डिस्कॉम्स का और रिमेन होता है प्रायोरिटी फॉर कंटेनिंग रिस्क टू स्टेट फाइनेंस। बड़े सारे स्टेट में या स्टेट ओन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में मेन जो सोर्स है स्ट्रेन रहता है स्टेट फाइनेंस में, जो कंटिन्यू कर रहा है लॉसेस का और ये लाइबिलिटीज़ ला रहा है राइस पे। फॉर एग्जांपल 2020 से लेकर 2021 में 16 स्टेट्स प्रोवाइड कर रही है गारंटी फॉर बोरिंग ऑफ 1.36 लाख करोड़ बाई डिस्कॉम्स, जो कि होता है 0.67%
2019-2020 जीडीपी का। ये जो गारंटी करते हैं पोटेंशियल रिस्क है स्टेट फाइनेंस का हर इवेंट पे। इसके अलावा इशू क्या है स्टेट फाइनेंस का, डिक्लाइन कर रहा है टैक्स डिवोल्यूशन का। टोटल सेंट्रल ट्रांसफर जो है स्टेट्स का वो क्लासीफाई हो सकता है स्टेट शेयर जो सेंट्रल टैक्स करता है एज पर द फाइनेंस कमीशन। ग्रांट्स जो है रिकमेंडेड होते हैं फाइनेंस कमीशन के द्वारा। जो अदर ग्रांट्स है बाय सेंटर वो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के थ्रू आ रहे हैं। इसके अलावा ग्रोइंग सीजेस और सरचार्ज जो है रिड्यूस कर रहे हैं टैक्स डिवोल्यूशन स्टेट्स का। यहाँ पे सेस और सरचार्ज रेवेन्यू है वो रिमेन रहा है 10 to 15% ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का ड्यूरिंग 2011-2021। और ये जो शेयर है ये एस्टिमेट करा गया सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है 24% इन 2020 से 2021 तक। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन आया है शेयर के अनटाइड फंड्स में जो सेंट्रल ट्रांसफर टू स्टेट है। 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के एस्टीमेट के हिसाब से जो अनटाइड फंड है जिसमें टैक्स डिवोल्यूशन और रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट्स आता है जहाँ पे सेंट्रल ट्रांसफ़र करती है उसका एस्टिमेट करा गया 29.5% सेंट्रल ग्रॉस रेवेन्यू रिसिप्ट ड्यूरिंग 2021 से लेकर 2026। ये नोटिफली बहुत लेस है देन द सेम ड्यूरिंग 2015 to 2020 32.4%। ओवर ऑप्टिमाइज है रेवेन्यू एस्टिमेट। और यहाँ पे 2015 से 2020 का जो पीरियड है स्टेट करता है रेज हुआ है 10% लेस रेवेन्यू देन द बजट एस्टिमेट। इसी सेम पीरियड में एवरेज जो स्टेट्स का रहा है वो अंडरस्पेंड रहा है उनके बजट के हिसाब से बाय 9%। लोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे SBI की रिसर्च के हिसाब से 9 ऑफ द 13 स्टेट रिपोर्ट कर रही है लोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन 2020 से लेकर 2021 एज कम्पेयर टू बजटेड अमाउंट्स। रिडक्शन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आया है वो पोटेंशियली एडवर्स इम्प्लीकेशन देता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। अदर इश्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलिस्ट प्रोग्राम है जैसे फार्म लोन वेवर्स हो गए जिन्हें लॉन्च करा है बड़े सारे नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फिस्कल स्ट्रेस को विदाउट डूइंग मच टू द फार्मर्स। इसके अलावा यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है पावर डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स का उदय जो है स्ट्रेन करा है स्टेट फाइनेंस को। कोविड-19 ने इंडाइज करा है लॉकडाउन और इनिशियली बैन करा लिकर को जिसकी वजह से शार्प फॉल आया है मोबिलिटी में और हिट करा है फ्यूल स्टेशन को भी और प्रॉपर्टी मार्केट को भी। ऑल्सो इसी वजह से जो है स्टेट गवर्नमेंट भी हिट हुई है क्योंकि वो हैवीली डिपेंडेंट थी फ्यूल लिकर और रियल एस्टेट में रेवेन्यूज़ के हिसाब से। जो स्टेट्स है वो कंटेंडिंग हो रही है श्रिंक हो रही है रेवेन्यू ऑटोनॉमी में और लो टैक्स बॉयंसी आई है टैक्स जो राइज कर रहे हैं लोअर प्रोपोर्शन में देन आर इक्विवेलेंट ग्रोथ इन द जीडीपी। इसके अलावा जो स्टेप्स लिए गए हैं सेंटर ने जो स्टेप्स लिए ताकि वो सपोर्ट करे स्टेट्स को। पहला है रिफॉर्म करता है लिंक्ड एडिशनल बोरिंग स्पेस जो 2020 से लेकर 2021 का है। इस व्यू में कोविड-19 पैंडेमिक में मई 2020 में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिट करा है स्टेट को कि वो इंक्रीज़ करे फिस्कल डेफिसिट लिमिट फ्रॉम 3% to 5% GSDP। इसमें से 2% जो है इंक्रीज़ आया है और यहाँ पे देखा गया कि 1% इंक्रीज़ आया है GSDP में जो कि परमिट है कि वो कंप्लीट करेंगे रिफॉर्म्स को 4 एरियाज़ में। 2.25% GSDP हर रिफॉर्म्स का। वन नेशन वन राशन कार्ड है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, अर्बन लोकल बॉडी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हिसाब से जो स्टेट गेन करी है परमिशन वो रिफॉर्म कर रही है लिंकिंग बोरिंग को जिसका वर्थ है 0.242% ऑफ देयर एग्रीगेट GSDP। इसके अलावा स्पेशल असिस्टेंस जो है स्टेट को जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिए गए हैं स्कीम के अंडर स्टेट प्रोवाइड करेगा इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो कि 15,000 करोड़ का रहेगा 2021 से लेकर 2022। जो नीड है रिपेमेंट की वो 50 ईयर्स के बाद होगी। इसमें से 5,000 करोड़ जो है वो ईयर मार्क्ड होंगे फॉर स्टेट्स जो कैरी आउट कर रहे हैं दिस इन्वेस्टमेंट स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को और मोनेटाइज कर रहे हैं रिसाइकलिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट। रोड अहेड के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पे ओवरहाउल हो रहा है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की। 15 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट रिकगनाइज करता है FRBM एक्ट को और ये मेजर रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड पैंडमिक। रिकमेंड कर रहा है एक नया फ्रेमवर्क जो इंपॉर्टेंट है अचीव करने के लिए डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। रिपोर्ट कर रहा है लाइबिलिटीज़ को। स्टेट जो अमेंड कर सकती है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर जो इंश्योर कर सकती है कंसिस्टेंसी विद सेंट्रल लेजिस्लेचर वो पर्टिकुलर डेफिनेशन में है डेप्थ के।
स्टैंडर्ड जो डेवलप होना चाहिए रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर ऑफ ब्रॉड पब्लिक डेथ एंड कंडीजेंट लाइबिलिटीज़, वो भी इसके रिस्क के हिसाब से हैं। फिजिकल पॉलिसी जो है एक पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जो स्टेबलाइजिंग टूल हो, मतलब स्टेबलाइज करे इकोनॉमी को। फिजिकल पॉलिसी जो स्टेट्स की है वो इंजीनियर हो रही है ताकि जो फिजिकल स्पेंडिंग है वो एंटी साइकिल बन जाए रादर देन प्रो साइकिलिंग, और ये फंक्शन जो है स्टेबलाइज करे इस टूल को। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो पावर सेक्टर रिफॉर्म जो है विल नॉट ओनली फैसिलिटेट एडिशनल बोरोइंग जो कि 0.25% है जीएसडीपी का, बट ये रिड्यूस करेगा कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ को, जो इम्प्रूव करेगा फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द डिस्कॉम्स। इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल की बात करें तो फिन फाइनेंस कमीशन जो है एक इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल है जो स्टैब्लिश करता है पावर्स टू एसेस रिकॉर्ड्स फ्रॉम सेंटर एज वेल एज स्टेट्स। प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है जो प्रायोरिटाइज होना चाहिए। स्टेट जो है ये प्रायोरिटाइज कर रहा है स्पेंडिंग को, जिसमें स्पेशल फोकस दिया है हाई मल्टीप्लायर कैपिटल प्रोजेक्ट्स को, जिनका लो जेस्टेशन पीरियड होता है और बिल्ड करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, और ये सपोर्ट करते हैं सिस्टम जैसे बेटर सोशल सिक्योरिटी नेट है। और सिमिलरली यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है जो रोल आउट करते हैं डेफिशिएंट स्टेट्स पे। सेकंड करते हैं थर्ड टायर गवर्नमेंट में। आरबीआई की रिपोर्ट जो है बेसिकली ये रिकमेंडेशन देती है, इंक्रीज करती है फंक्शनल ऑटोनॉमी सिविक बॉडीज़ का, गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बढ़ाती है और एम्पावर करती है फाइनेंशियली हायर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी को। नेक्स्ट है आपका कैश फ्लो जो न्यूज़ है। तो कैश फ्लो में जो है वो है 8 नवंबर 2021 को डीमोनेटाइजेशन के 5 साल हो जाएंगे, और अब सभी को पता है 2016 में हुआ था। इसमें जो डेट है करेंसी नोट्स में 500 या 1000 की है जो कि लीगल टेंडर पे है 2016 में। कैश इकोनॉमी क्या है, वाई डू प्रेफर कैश? तो कैश इकोनॉमी का डेफिनेशन की बात करें तो ये इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है कैरी आउट होती है कैश में रादर देन इंस्ट्रूमेंट लाइक कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे कैश कैरी आउट ऑन कैश रादर देन कार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे ये बेसिकली जो 5 साल पहले हुआ था डीमोनेटाइजेशन का उसका मार्क कर रहा है। 8 नवंबर को जो हुआ था 500 और 1000 के जो नोट बंद हो गए थे। कैश इकोनॉमी यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होती है कैरिड आउट होती है कैश में रादर देन कार्ड्स या बैंक ट्रांसफ़र पे। तो प्रेफरेंस जो है कैश स्ट्रीम्स का होता है फॉलोइंग रीज़न के लिए। पहले जो रीज़न है वो है लार्ज इनफॉर्मलाइजेशन, जो वाइटल है इकोनॉमी के लिए, नेशंस के लिए, लार्जली इनफॉर्मल इकोनॉमी जैसे इंडिया के लिए। कैश प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांजेक्शन होती है क्योंकि यहाँ पे सोशली वनरेबल सिटीजन होते हैं जैसे पुअर और लो इनकम और एल्डरली पीपल, और इनफॉर्मल बिजनेस होता है इसलिए कैश ज़्यादा चलता है। फिर है सिंपल और रिलायबल फॉर्म ऑफ पेमेंट, ये रेंडर करता है लीगल पेमेंट अक्रॉस इंडिया, और स्टेट गारंटी मीन्स मतलब जो पेमेंट होती है जनरल पब्लिक की होती है। इंश्योर करता है फ्रीडम और ऑटोनॉमी, ये इन्वॉल्व नहीं करता थर्ड पार्टी या कोई भी इजीली यहाँ पे नहीं होता विदाउट इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी विद नो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग चीज़ें। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है राइट टू प्राइवेसी, जो सिटीजन का है फंडामेंटल राइट है, प्रोटेक्ट करता है आइडेंटिटी को, डेटा जो फाइनेंशियल मैटर्स पे है, फास्ट और सिक्योर पेमेंट जो है इजीली इंस्टेंटली, यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं आता साइबर क्राइम का, डिजिटल फ्रॉड का या फाइनेंशियल रिस्क का पे या पेई के लिए, पेयर के लिए। बट यहाँ पे इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन होती है, डेवलपमेंट जो ऑनलाइन वर्ल्ड का होता है इंक्रीज करता है ग्लोबल और लोकल इंटरकनेक्टिवनेस जो पुश कर रहा है कैशलेस इकोनॉमी की तरफ। मूविंग टूवर्ड्स कैशलेस सोसाइटी में एक तो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो ड्राइव कर रही है डिजिटल इकोनॉमी को जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करेंगे विद इन इट, और यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं कन्वेंशनल बैंकिंग प्रैक्टिसेस को भी। एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे इंकरेजमेंट जो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ दिया है जो मिनिमाइज करता है लीकेज इन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मैकेनिज्म को। इसके अलावा डिस्करेज कर रहा है ग्रोथ ऑफ ब्लैक मार्केट को। ये बेसिकली कैशलेस सोसाइटी है, और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैशलेस का ये फ़ायदा है कि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और ट्रेसेबल है, तो इनडायरेक्टली डिस्करेज करता है ग्रोथ ऑफ ब्लैक इकोनॉमी। एग्जांपल दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगे अगर डिजिटल पेपर ट्रेल हो तो। नेक्स्ट है कर्टेल करता है यूज़ ऑफ काउंटरफीट नोट्स, प्रिंटिंग जो होती है काउंटरफीट करेंसी का वो कम हो। ये बताना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट
कि ये अपडेट करना सिक्योरिटी फीचर्स और क्रिएट करना अवेयरनेस जेन्युइन नोड्स में, ये एलमोंगरेटेड हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग भी कम हो जाती है, ट्रांजेक्शन भी कम हो जाती है। रेगुलर प्रिंटिंग जो करेंसी की होती है वो जो है कम हो जाएगी अगर डिजिटल इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ी तो। ऑल्सो लेस टाइम होगा और कॉस्ट जो है वो भी कम होगी इसमें। अब बात आती है चैलेंजेस क्या है फ्रॉम ट्रांजिशन टू कैशलेस इकोनॉमी। पहला है लिमिटेड अवेयरनेस। अभी भी इंडिया जो फाइनेंशियल लिटरेसी है अभी भी कम है यहाँ पे। इसी वजह से यहाँ पे जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है जैसे यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, ये भी अभी चल रहा है अच्छे से, ठीक है, लेकिन इतना नहीं पहुँचा जितना पहुँचना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। तो ये सेकंड पॉइंट है, पुअर फाइनेंशियल लिटरेसी। ये नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल डेवलपमेंट की फाइंडिंग है कि 27% जो इंडियंस है वो फाइनेंशियली लिटरेट हैं। तो यहाँ पे जो बाकी रेस्ट पॉपुलेशन है वो नहीं है, तो वो उसी वजह से कैशलेस में ट्रांजेक्शन बहुत मुश्किल होगा। लिमिटेशन है इन रिलेशन टू सेफ एंड सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कन्विंस करता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। ये देखता है ग्रोथ ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, साइबर अटैक्स हो गया, डिजिटल फ्रॉड हो गया। चैलेंजेस जो एसोसिएट होते हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ पेमेंट जैसे क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी, ये नॉन स्टेट गारंटी मीन्स ऑफ पेमेंट है। इसके अलावा लो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है इंडिया का 53.9% है बाय मार्च 2021, रिलीज़ करा गया आरबीआई के द्वारा, जिसमें एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी जैसे सब इंडाइसिस होते हैं। ये ऑलरेडी प्रेवलेंट है डिजिटल डिवाइड में, जो रिफ्लेक्ट करते हैं फाइनेंशियल एक्सेस और ग्रोथ को अगर ट्रांजेक्शन कैशलेस हो प्रीमेच्योर में। वे फॉरवर्ड की बात करें तो कैश और नॉन कैश पेमेंट जो है इनमें एक यूनिक बेनिफिट है और चैलेंजेस है डिफरेंट पीपल्स के लिए। जो प्रोग्रेशन की तरफ है कैश इकोनॉमी, जो ग्रेजुअल और मेजर्ड होती है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पेमेंट रेगुलेटरी इकोसिस्टम की बात करें तो ये एक इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी इकोसिस्टम जो इंश्योर करता है ट्रांजेक्शन करता है कैशलेस, जो कि बहुत स्मूथ होती है, और ये सेंटर करता है अराउंड द क्रिएटिंग अ सेफ एंड फास्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रॉडन करता है, डीपन करता है फाइनेंशियल सिस्टम को, वर्क करता है फाइनेंशियल लिटरेसी पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, जो एक्ट करता है अपॉन साइमल्टेनियसली और इंटीग्रेट करता है मैनर में। इसके अलावा क्रिएट करता है इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इन्हांस करता है रीच ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, जो बहुत ही वाइड रीच देता है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को। इसके अलावा यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है जैसे भारत नेट प्रोजेक्ट जो है वो एस्केलेट करेगा। यहाँ पे ये इंश्योर करा गया स्टेट और सेंट्रल बैंक जो पार्टिसिपेट करे, ताकि वो इंश्योर करे स्टेट गारंटी यहाँ पे हो पेमेंट की पब्लिक के लिए, ताकि वो मेंटेन करे कंपटीशन और एफिशिएंसी। ऑल्सो बिहेवियरल चेंज भी चाहिए होगा यूज़र्स पे। कैश ऑन डिलीवरी अभी तक ट्रस्टेड है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि लोग ऑप्ट करें डिजिटल पे को रादर देन कैश ऑन डिलीवरी। फिर आपका ग्लोबल अप्रोच में यहाँ पे विद ग्लोबल स्केल ऑफ डिजिटल मनी रिवॉल्यूशन, इंडिया को भी अवेयर होना पड़ेगा ग्लोबल डेवलपमेंट की तरफ और अप्रोच करना पड़ेगा ग्लोबली, ताकि वो इंश्योर करे सेफ एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन। इसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट आप देख सकते हो 3.4 और है भाई, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी या बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम की बात कर रहा है यहाँ पे आरबीआई आएगा, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहा है। तो डेप्यूटी गवर्नर जो आरबीआई का है उन्होंने रिसेंटली इंडिकेट करा है फंडामेंटल शिफ्ट जो है कैपिटल अकाउंट में आया है कन्वर्टेबिलिटी फ्रेमवर्क में इंडिया में, रीस्ट्रक्चर करता है डिबेट रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, बीओपी, जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कंट्री रिकॉर्ड करती है जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है कंट्री में, जहाँ पे इंडिविजुअल बिजनेस और गवर्नमेंट जो है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड, यूजुअली 1 ईयर का होता है। इसमें 2 कॉम्पोनेंट होता है। पहला है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कंट्री का शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन होता है, जो डिफरेंस रहता है बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे विजिबल ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का होता है, इनविजिबल ट्रेड भी होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होता है, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र होते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम होती है जैसे लैंड या फॉरेन शेयर्स हो गए, ट्रांसफर हो गए जैसे ग्रांट्स हो गए, गिफ्ट्स हो गए, रेमिटेंसेस हो गए। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इनफ्लो और आउटफ्लो होता है कैपिटल का, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है नेशन की फॉरेन एसेट को और लाइबिलिटीज़ को। एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इधर, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होता है। लोन्स एक्सटर्नल असिस्टेंस होते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग भी होता है, और ट्रेड
क्रेडिट भी होता है। इसके अलावा यहाँ पे बैंकिंग कैपिटल भी होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन में होता है डिपॉजिट, NRI डिपॉजिट। अब कैपिटल अकाउंट आप समझ गए, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट वही है बेसिकली जो इन्फ्लो होता है आपका कैपिटल का, जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है फॉरेन एसेट या लाइबिलिटीज़ को। ठीक है, कन्वर्टेबिलिटी यहाँ पे रेफर करते हैं एबिलिटी टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी इनटू अ फॉरेन करेंसी। ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक कर दो ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन ईजी रहे। CSA इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये एबिलिटी है, फ्रीडम है एक कि कन्वर्ट करे डोमेस्टिक करेंसी को कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में। तो कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है कि एक प्रोसेस है रिमूव करना इम्पेडिमेंट्स फ्लो ऑफ मनी का, इनफ्लो ऑफ मनी का, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना फ्रीली इन फॉरेन एसेट। ये फुल CSE जो अलाउ करता है लोकल करेंसी को कि वो एक्सचेंज करे फॉरेन करेंसी का। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती अमाउंट में। इसके अलावा यहाँ पे रेगुलेशन CSE की बात करें तो इंडिया ने कॉशियसली ओपन करा है कैपिटल अकाउंट सिंस अर्ली 1990s, और प्रेजेंटली एग्जिस्ट करते हैं पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इंडिया में। सेवरल कमेटी यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है RBI के द्वारा ताकि वो उसको देखे और रिकमेंड करे एक पाथवे टुवर्ड्स फुलर CSA इंक्लूडिंग। इसमें पहला है कमेटी ऑन कैग 1997, तारोपोर कमेटी 1997, ये रिकमेंड करती है फुल CSA। 1999 से लेकर 2000 जो कि बेस्ड है फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन बेंचमार्क जैसे फिस्कल डेफिसिट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, NPA हो गया। नेक्स्ट है कमेटी ऑन फुलर CSA 2006 की, ये तारापुरा कमेटी ये सजेस्ट करती है मेजर जो ग्रेजुअल कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन है। नेक्स्ट है आपका स्टेप्स टेकन टू मूव टुवर्ड्स फुलर CSA, ये इंट्रोड्यूस करता है फुलर एक्सेसिबल रूट फार, जो कि बेसिकली लिमिट नहीं लगाता कोई भी नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट में स्पेसिफिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। सेकेंड है अलाउ करता है ट्रेड को नॉन कन्वर्टेबिलिटी फॉरवर्ड रुपी मार्केट में। RBI परमिट करता है बैंक्स को ताकि वो ऑपरेट करे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बैंकिंग यूनिट्स में, वो पार्टिसिपेट करे NDF मार्केट में। NDF क्या है? NDF एक फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को कि वो ट्रेड करे नॉन कन्वर्टेबिलिटी करेंसीज में, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट हो कन्वर्टेबल करेंसी में। NDF ट्रेड जो है बेसिकली प्रिंसिपली बियॉन्ड रहता है बॉर्डर्स ऑफ द करेंसी होम जुरिडिक्शन, इनेबल करता है इन्वेस्टर्स को ट्रांजिट करता है आउटसाइड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एट होम मार्केट। लिबरलाइज करता है रेमिटेंस स्कीम को जो अलाउ करता है रेजिडेंट इंडिविजुअल को, जिसमें माइनर्स भी आते हैं, कि वो फ्रीली रेमिट आउट करे 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी परमिसिबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो कॉम्बिनेशन के साथ हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे रैशनलाइजेशन होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का। यहाँ पे बड़े सारे स्टेप्स लिए गए RBI के द्वारा। पहला है रिप्लेस करता है एक सिस्टम ऑफ सेक्टर वाइज लिमिट्स, जितने भी एंटिटीज़ है एलिजिबल है रिसीव करते हैं FDI, उनको ये परमिट है कि वो रेस करे ECB अप टू 750 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर, जो कि ऑटोमेटिक रूट में सब्जेक्टिव रहते हैं। यहाँ पे कंडीशंस भी रहती है प्रिस्क्राइब्ड इन द गाइडलाइंस। इसके अलावा यहाँ पे रिलैक्स और द एंड यूज़ रिस्ट्रिक्शन है रिलेटेड टू ECB जो अलाउ करता है कोऑपरेट्स को या NBFCs को कि वो रेस करे ECB को, वर्किंग कैपिटल को और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए। FDI यहाँ पे ज़रूर है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है और लेस रिस्ट्रिक्टेड है एक्सेप्ट फॉर सम सेक्टोरल कैप्स या रिस्ट्रिक्शन जो फ्यू सोशली सेंसिटिव जैसे गैमलिंग हो गया, वॉलेटाइल जैसे रियल एस्टेट हो गया, स्ट्रेटेजिक जैसे ऑटोमिक सेक्टर्स हो गया। बेनिफिट क्या है इसके CSA के साथ? फैसिलिटेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे CSA ओपन अप करता है मार्केट ग्लोबल प्लेयर्स के लिए, जिसमें आता है इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन और ट्रेड पार्टनर्स। इन्हांस करता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लो जो कि बहुत ही इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, जैसे इम्प्रूव लिक्विडिटी होता है फाइनेंशियल मार्केट में, रिडक्शन करता है कॉस्ट में फॉरेन इक्विटी या डेब्ट कैपिटल में। थर्ड है ऑफशोर रुपी मार्केट डेवलपमेंट है यहाँ पे। फोर्थ है इंप्रूव करता है एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को। लास्ट है यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर देता है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को और बिजनेस प्रैक्टिसेस को। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूव करता है एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। ये ओपन करता है कैपिटल फ्लोज को जो एक्सपोज करते हैं कंट्री की फाइनेंशियल सेक्टर को ग्रेटर कंपटीशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इंप्रूवमेंट आती है डोमेस्टिक कोऑपरेट गवर्नेंस पे जो कि देखती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। फिर यहाँ पे इम्पोज करता है डिसिप्लिन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट में। अदर बेनिफिट की बात करें यहाँ पे प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ जो डाइवर्सिफाई करती है इन्वेस्टमेंट को बाय रेजिडेंट।
इंश्योर करती है क्रेडिबिलिटी नेशनल इकोनॉमी की कैग की तरफ, जो एक साइन है स्टेबल और मेच्योर मार्केट की तरफ। इनेबल करती है हायर स्टॉक मार्केट रिटर्न्स को, और रिडक्शन देती है ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो कि फ्री रुपी कन्वर्टिबिलिटी भी होता है। इंप्रूव करती है डोमेस्टिक सेविंग पे और इन्वेस्टमेंट में, बेटर एक्सेस देता है ग्लोबल वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रिस्क क्या एसोसिएट है फ्री कैपिटल मोबिलिटी में? पहला एक्सचेंज रेट मोबिलिटी, यहाँ पे जो लैक ऑफ रेगुलेटरी कंट्रोल है या रेट्स जो सब्जेक्ट है ओपन मार्केट्स में, यहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ ग्लोबल मार्केट पार्टिसिपेंट जो एकदम से एग्जिट कर लेते हैं, कैपिटल कॉज कर देते हैं वोटालिटी को, डिवोल्यूशन हो या इन्फ्लेशन हो फॉरेक्स में। अनसस्टेनेबिलिटी फॉरेन डेब्ट्स भी है, बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहता है, हाई पेमेंट जब आता है आपका फॉरेन डेब्ट इफ एक्सचेंज आर रेट्स आर अनफेवरेबल। क्रेडिट और असेट बबल की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो यूज़ करते हैं इक्विटी मार्केट्स को, इमर्जिंग कंट्रीज़ में बैट करते हैं करेंसी अप्रिसिएशन और डिस्टॉर्ट करते हैं एसेट वैल्यूज़ को, और ऐड करते हैं आपका रिस्क ऑफ स्पेकुलेटिव बबल्स को, एक्सपोज देते हैं यहाँ पे ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक स्टॉक्स, यहाँ पे फुलर CSA एक्सोबरेंट करते हैं, रिस्क देते हैं एसोसिएटेड विद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, स्पेसिफिकली जो इमर्जिंग इकोनॉमी से इंडिया है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जो एक्सोबरेट होता है बिकॉज जो कंट्री अफेक्टेड है उनके पास फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी था। फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो जो आ रहा था इमर्जिंग कंट्रीज से आ रहा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी उस टाइम पे भी। इफेक्ट क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स पे? सब्सटैंशियल इन्फ्लो होता है जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी बढ़ जाती है, ओवर वैल्यू हो जाती है, जिसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट है बहुत कम कॉम्पिटिटिव होता है इंटरनेशनल मार्केट्स पे। इसके अलावा यहाँ पे लैक ऑफ इफेक्टिवनेस है जनरेटिंग ग्रोथ, तो फॉरेन कैपिटल इन्फ्लो जो यूज़ करते हैं टेम्प्रेरी इफेक्ट्स को ग्रोथ पे, बिकॉज प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो है मेन डिटरमिनेंट होती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ की, जो कि ज़रूरत है रोबास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, ईज़ ऑफ बिजनेस में, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में। क्या इंडिया रेडी है फॉर फुलर और फुल CSA? तो जितनी सारी इकोनॉमिक पैरामीटर्स है वो कंसिडरेबली इंप्रूव कर रही है इंडिया में, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे आप देख सकते हो। फॉरेस्ट रिजर्व जो है 640 बिलियन का है, इंक्रीज़ करता है हायर इंक्रीज FDI फ्लो में, दैन अनस्टेबल पोर्टफोलियो फ्लोज। फिर आपका लो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो 1.0% का है रहता है GDP का फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2020-2021। इसके अलावा स्ट्रेन आता है इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में, जो कि हाईली एविडेंट जो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट है, और ये इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को, और ये जो पेस है इकोनॉमिक रिकवरी का पोस्ट कोविड-19 वो सब्सटैंशियली इंक्रीज़ हो सकता है। इंडिया को प्रैग्मेटिक अप्रोच यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए टुवर्ड्स CA लिबरलाइजेशन, जो कि अंडर वैल्यूड है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। प्रोसीडिंग होना चाहिए फेज मैनर में, जैसे फुली एक्सेसिबल रूट होना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए GSEC इशुएंस जो एलिजिबल हो नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट के लिए। एक्सटर्नल बॉर्डरिंग जो है कंट्रोल होना चाहिए अंटिल कॉर्पोरेट गवर्नेंस या सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड्स रोबस्ट करा जाए। डेवलप करना चाहिए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस जो डील आउट करे रिस्क ऑफ CSA। टूल्स होने चाहिए जो मैनेज करे वॉल्यूम और कंपोजिशन कैपिटल इन्फ्लोज के। मैक्रो प्रोटेंशियल टूल्स होना चाहिए, काउंटर साइकिलिंग कैपिटल बफर्स होने चाहिए, प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए इन्फॉर्मेशन फ्लो का जो एक्सचेंज और इंटरेस्ट रेट पे होते हैं, और कंटिन्यू करे इफेक्टिव इन्वायरमेंट पे। प्रिपेयर करना चाहिए मार्केट पार्टिसिपेंट को, पर्टिकुलरली जो बैंक्स हैं, मैनेज करे बिजनेस प्रोसेस चेंजेस को, और ग्लोबल रिस्क जो एसोसिएट है कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी पे। इसके अलावा डेवलप करना चाहिए साउंड मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल, जैसे रिकमेंडेशन होना चाहिए कमेटी की फुलर CSA 2006, तारापुर कमेटी 2006 की इंक्लूड करती है एयर मार्किंग सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ रेवेन्यू सरप्लस सेंटर का, जो बेसिकली मीट कर रही है पेमेंट लाइबिलिटी अंडर द सेंटर मार्केट बोरिंग प्रोग्राम। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ग्रेजुएट होती है प्रेजेंट सिस्टम ऑफ कंप्यूटिंग। फिस्कल डेफिसिट जो मेजर करती है पब्लिक सेक्टर बोरिंग रिक्वायरमेंट। सेटअप करते हैं ऑफिस ऑफ पब्लिक डेट जो कि फंक्शन करते हैं इंडिपेंडेंटली आउटसाइड द RBI। स्ट्रेंथन करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, जो फुलर CSA पे देखते हैं क्यूमुलेट करती है हायर ग्रोथ फैसिलिटेटेड बाय फैक्टर्स जैसे क्विक बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो गया, स्ट्रीमलाइन करती है FDI ट्रांजेक्शन को, टैक्स क्लैरिटी होती है और पॉलिसी सर्टेनिटी होती है। इसके अलावा कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा आगे आ चुका है इन अचीविंग इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कन्वर्टेबिलिटी कैपिटल अकाउंट में, ब्रॉडली अचीव कर रहे हैं डिज़ायर्ड आउटकम ऑफ पॉलिसी चॉइसेस, और ये बेसिकली आपका स्टेबल कॉम्पोजिशन देते हैं फॉरेन कैपिटल इनफ्लो का। एट द सेम टाइम इंडिया एक
कल्स पे है सम फंडामेंटल शिफ्ट जो स्पेस में है, जो रेट ऑफ चेंज है कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी वो इंक्रीज होती है। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो इंश्योर होता है फ्लोज जो इफेक्टिवली मैनेज होते हैं विद राइट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल मेजर्स और मैक्रो प्रूडेंशियल मेजर और मार्केट इंटरवेंशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के साथ ही ये न्यूज़ ख़त्म होती है। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो। और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे, यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ोन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।